हेलो बच्चों, मेरा नाम है जानिसार अख्तर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, हमने फार्मूला सीरीज शुरू किया था, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 12 के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताए थे और खास करके हमने क्यूबिक यूनिट सेल पर फोकस किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का ही, जिसका नाम है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखने वाले हैं। बीच बीच में जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली ऐसे टर्म्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का पता लगा सकते हैं। अमाउंट बीट मास, बीट मोल्स, बीट वॉल्यूम, कुछ भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ब्रॉडली इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, मास डिपेंडेंट एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, राइट। मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। मास डिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। सबको पता है मास और वॉल्यूम में से वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है, लेकिन मास जो है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती है। क्या क्या टर्म्स आते हैं इसमें? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मास परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज, सोल्यूशन के अंदर मास परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं भाई, ठीक है। किसका मास परसेंटेज निकाल रहे होते हैं? जनरली कुछ नहीं बोला तो सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है ना, कि टोटल सोल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का था, इसका परसेंट आप निकालना चाहते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट W बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर मास, है ना। अब सॉल्यूट को इस पूरे चैप्टर में हम B से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को इस पूरे चैप्टर में A से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन WS इंटू 100। सोल्यूशन का टोटल मास मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, ठीक है ना। याद रखें, अगर ऊपर आपने ग्राम में रखा है तो नीचे भी ग्राम में ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर आता है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन निकालने के लिए डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो होता है वो होता है काई। हम सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं जिसको हम काई भी बोलते हैं। और काई भी निकालने के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो जितने भी सोल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स हैं उनसे डिवाइड कर देना होगा। अब मान के चलते हैं हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, तो बाइनरी सोल्यूशन होने का मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट ही होगा, तो इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको NB अपॉन Na प्लस NB। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काई ए निकाल सकते हैं हम लोग। काई ए का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस NB। एक बात आपको भी पता है कि अगर हम मोल फ्रैक्शंस को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो डिनोमिनेटर में भी Na प्लस NB और न्यूमरेटर में भी Na प्लस NB हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो एक्जैक्टली 1 होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस बात को कि काई A प्लस काई B अगर हम जोड़ दें तो ये 1 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग जानते भी हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो इसका 0.6 रहा होगा, तभी 1 बनेगा। 0.25 है तो 0.75 रहेगा, 0.3 है तो 0.7 रहेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, ठीक है ना। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो आप पता लगा लीजिए, वही मोलैलिटी है, ठीक है। मतलब मोलैलिटी लिखने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WA। पर ये मास ऑफ सॉल्वेंट होना किस में चाहिए था? kg में होना चाहिए था। बाई चांस मान लीजिए ग्राम में दिया है तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका ग्राम में दिया है तो बच्चों आपने यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया था। क्यों डिवाइड किया था? kg में बदलने के लिए। तो वो जो 1000 है ना वो ऊपर आ जाएगा। बात समझ आ रही? दिस विल गिव यू मोलैलिटी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? सो व्हाट इज यूनिट? यूनिट हो जाएगा मोल पर kg। मोल पर kg। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, मास परसेंटेज तो परसेंटेज है, इसकी कोई यूनिट हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। नंबर 4 इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm लिखते हैं, है ना। 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज जो होता है वो हम लोग 100 ग्राम सोल्यूशन के थ्रू बताते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन को मैं 100 ग्राम रख दूँ तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और मास परसेंट किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट के। कहने का मतलब है कि जो मास परसेंटेज होता है ये हमें ये बताता है कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन होता तो कितना मास सोल्यूट का होता। मतलब मास परसेंटेज गिव्स यू आइडिया अबाउट द टोटल मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
जैसे मैंने बोला कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंटेज 30 आएगा। 100 ग्राम के सोल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट 20 है तो मास परसेंटेज 20 आएगा। उसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन ना 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशंस के थ्रू बताते हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 मिलियन का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 6। तो मतलब अगर पीपीएम निकालना चाहते हो आपको करना है कुछ नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट देख लेना है, मास ऑफ सोल्यूशन देख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 6। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ऊपर अगर आपने ग्राम में रख दिया है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। आप खुद देखें डेफिनेशन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि अगर आपने मास ऑफ सोल्यूशन को एक्जैक्टली 10 की पावर 6 ग्राम रख दिया तो ये 10 की पावर 6 ये 10 की पावर 6 खत्म हो जाएगा और पीपीएम जो है वो मास ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म है जो मास डिपेंडेंट है और इनकी वैल्यूज डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पर। क्लियर, ओके ओके बच्चों। तो अब शुरू कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वो कंसंट्रेशन टर्म है जिनके ऑब्वियसली फॉर्मुलेज में आपको वॉल्यूम नजर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितने भी वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है इनकी वैल्यूज टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर बदलेंगे तो इनकी वैल्यूज भी बदलेंगी। ओके, क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। नंबर 1 आपको पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज। हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, मास का परसेंट कैसे निकाला था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डिनोट कैसे करेंगे, परसेंट वी बाई वी से, परसेंट वी बाई वी से। तो क्या फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वी बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी एस इंटू 100। क्लियर है ये बात, ठीक है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यही है कि ऊपर अगर ml है तो नीचे भी ml ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंट वी बाई वी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग परसेंट डब्ल्यू बाई वी से, परसेंट डब्ल्यू बाई वी से, ठीक है। W इज द सिंबल फॉर मास एंड V इज द सिंबल फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपको परसेंट W बाई V निकालना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर रखना होगा मास ऑफ सोल्यूट मतलब WB, नीचे रखना होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब VS, इंटू करना होगा 100। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊपर अगर हम छोटी यूनिट ग्राम रख रहे हैं तो नीचे छोटी यूनिट ml रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। बात समझ आ गई। तीसरा जो है दैट इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी को कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। सो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर का आपको मोल्स मिल जाएगा, मतलब मोलैरिटी मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे वही मोलैरिटी। तो टोटल वॉल्यूम अगर 5 लीटर है तो 5 से डिवाइड करना होगा ताकि 1 लीटर के मोल्स का पता चल सके, मतलब टोटल मोल्स को डिवाइड कीजिए टोटल वॉल्यूम से, है कि नहीं। ये लीटर में ही होना चाहिए, ध्यान रखें। अच्छा, अगर बाई चांस ये ml में दिया हुआ है तो ml में देगा तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों जब इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा और आपको मिल जाएगी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी चाहे तो जैसे भी समझे पर डेफिनेशन यही है, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज मोल्स पर लीटर, यूनिट इज मोल्स पर लीटर। क्लियर है ये बात, ठीक है। लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर है, लास्ट नहीं है पर फिर भी देखें, स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का मतलब है कितना मास सॉल्यूट का था 1 लीटर सोल्यूशन में। ध्यान से सुने, मोलैरिटी बताता है मोल्स इन 1 लीटर और ये बताता है मास इन 1 लीटर। द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट देख लेना कितना दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर देना टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बाई चांस अगर ये ml में दिया होगा तो आप जान रहे ml को लीटर में कैसे बदलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आपको ml में दिया होगा तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये भी आपको स्ट्रेंथ ही देगा। तो स्ट्रेंथ के इन दोनों में से कोई भी फॉर्मुलेज आप दिमाग में रख सकते हैं। अल्टीमेटली डेफिनेशन आप जरूर समझें, डेफिनेशन को इग्नोर ना करें, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिट विल बी ग्राम पर लीटर। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या मास होना चाहिए ग्राम में और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। कुछ बच्चे कहेंगे सर ने तो ml लिख दिया, भाई ये लीटर में ही तो बदला है ना, तभी तो ये 1000 ऊपर गया, तो ये ओवरऑल तो लीटर ही है। तो ग्राम पर लीटर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। कॉपी करें। अब देख रहे हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म को जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ओके बच्चों, एक कंसंट्रेशन टर्म और है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी। हाँ, ध्यान से देखेंगे, नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। मोलैरिटी जो है वो बताता है कितने मोल्स हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, नॉर्मेलिटी बताता है कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट हैं 1 लीटर के अंदर, है ना। तो इट टेल्स यू अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे इसको, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देख लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और इसको डिवाइड कर देना आप टोटल वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर देना, टोटल वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दो।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए लीटर में, है ना। अच्छा, सभी को पता होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं हम लोग मोल्स इंटू एन फैक्टर करके, मोल्स इंटू एन फैक्टर या मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए लीटर में। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब ये मोलारिटी है। तो ये फॉर्मूला तो ज़्यादातर लोग बता देते हैं कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर देना होगा किससे, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से। इस तरीके से भी आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। पर मैंने ये फॉर्मूला अब क्यों बताया था आपको, ये फॉर्मूला बताया था ताकि आप नॉर्मेलिटी की यूनिट बता सकें। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। जिस तरीके से मोलारिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, उसी तरीके से नॉर्मेलिटी की यूनिट है इक्विवेलेंट्स पर लीटर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे बच्चों जो आपको क्लियरली होने चाहिए। मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था मास परसेंटेज, फिर पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, फिर पढ़ा था मोलालिटी, और फिर पढ़ा था हमने वहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। अब हम आगे चल रहे हैं, पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जरा इसको देख लेना। ये क्वेश्चन इसी टाइप का कई बार पूछा भी गया कॉम्पिटिशन में कि विच ऑफ दीज विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर को बदलने से इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो अफेक्ट नहीं होगा। पहला उन्होंने लिखा मोलारिटी, दूसरा लिखा उन्होंने नॉर्मेलिटी, तीसरा उन्होंने लिखा स्ट्रेंथ, और चौथा लिख दिया उन्होंने मोल फ्रैक्शन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर राउल्ट्स लॉ। बच्चों कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के बाद अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ जो है वो वैलिड है लिक्विड सोल्यूशन के लिए। कैसे लिक्विड सोल्यूशन के लिए, ऐसे लिक्विड सोल्यूशन के लिए जिसके अंदर सॉलिड सोल्यूट डाला गया हो, या ऐसे लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर एक और लिक्विड डाल दिया गया, मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड मिक्सचर के लिए या सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर के लिए आप राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं। और इसीलिए राउल्ट्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, राउल्ट्स के फर्स्ट फॉर्म एंड राउल्ट्स के सेकेंड फॉर्म। समझते हैं ध्यान से। राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म, राउल्ट्स लॉ हम पहले पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म किसके लिए वैलिड था, फॉर अ सॉल्यूशन व्हिच हैज गॉट अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलने का मतलब ही हो गया सॉलिड सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपना वेपर नहीं बना सकते हैं, वोलेटाइल का मतलब जो अपना वेपर बना सकते हैं। तो जनरली जितने भी लिक्विड है ना वो सब के सब अपना वेपर बना सकते हैं। पानी रखा गया तो पानी का भी अपना वेपर बनेगा अपने आप, ठीक है ना, और वहाँ पर एक मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी जिसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो किसी भी प्योर लिक्विड का जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर, उसको पी नॉट से डिनोट करते हैं। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को पी नॉट से डिनोट करते हैं, ये उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और जब इस लिक्विड के अंदर आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मतलब सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया, तो होगा क्या कि वहाँ पर वेपर प्रेशर जो अब लिक्विड का आएगा उस सॉल्यूशन के अंदर वो कम आएगा। मतलब जब वो प्योर था तो वहाँ ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, और जब वह सॉल्यूशन बना है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यही बात राउल्ट्स ने बताया था कि फिर हम कैसे सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है, पहले केस में सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं। इसका नेचर क्या रहेगा, तो बोलो बच्चों, ये नेचर रहेगा इसका नॉन वोलेटाइल। क्या नेचर रहेगा, नॉन वोलेटाइल। जब मैंने इसको नॉन वोलेटाइल बोला मतलब ये जनरली सॉलिड सब्सटेंस रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट विच इज डिनोटेड बाई ए, दिस विल बी ऑफ द टाइप वोलेटाइल। ये वोलेटाइल है। अगर ये वोलेटाइल है मतलब जनरली ये किस फेज में दिखेगा आपको, लिक्विड, और ये कैसा दिखेगा, सॉलिड। इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। अब दूसरी बात, चूंकि ये सॉलिड है तो इसका जो पी नॉट बी वैल्यू होगा, पी नॉट किसको बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस। चूंकि वो सॉलिड है तो हम मान के चलते हैं सॉलिड अपना वेपर्स नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पी नॉट बी की वैल्यू 0 है। लेकिन हाँ, लिक्विड की बात करें, सॉल्वेंट की बात करें, तो वो लिक्विड फेज में है, उसकी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही होगी, तो वो पी नॉट ए है। एंड दिस विल बी गिवन टू यू एंड इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर एनी लिक्विड। एक लिक्विड के लिए जितना मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर देखा जा सकता है प्योर फॉर्म में, उसी को पी नॉट ए बोलते हैं, या वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। दिस विल बी जनरली गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो इस मिक्स करने के बाद सोल्यूशन के अंदर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर आएगा वो पहले से कम आएगा, और वो कम होकर के कितना हो जाएगा, उसी को हम लोग पीए बोलते हैं। पीए का मतलब हो जाएगा
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना है, और राउल्ट्स ने बोला था इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्मॉल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है सोल्यूशन के अंदर का ये, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो पी नॉट ए आता है। मतलब ये फॉर्मूला सबने देखा होगा, राउल्ट्स लॉ का पहला फॉर्म है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये। कुछ नहीं करना है, जिसका वेपर प्रेशर निकाल रहे हो उसके मोल फ्रैक्शन को उसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट ए से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। जैसे ये अगर वाटर होता तो वाटर का किसी सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करना उस सोल्यूशन के अंदर में जो वाटर का मोल फ्रैक्शन था उससे, मल्टीप्लाई इट बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इनसाइड द सोल्यूशन, राइट। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ, देखेंगे सभी लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए, और काई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस काई बी, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया राउल्ट्स लॉ के पहले फॉर्म में, कि इनफैक्ट ये किसी के लिए भी वैलिड है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी सोल्यूशन में निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है उसके प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर से। एनीवेज, इसको देखो जरा ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पी नॉट ए तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये सबसे ज़्यादा रही होगी, और पी ए क्या है, सोल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर। पी ए क्या है, सोल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू कम आएगी। जैसे मैंने बताया भी था कि अगर प्योर पानी का वेपर प्रेशर 100 है और 100 mmHg है, उसके अंदर नमक डाल दोगे तो वो घट करके 90 हो जाएगा या 80 हो जाएगा या 70 हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर आएगा किसी भी लिक्विड का, वो उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम आता है, ठीक है ना। तो पीए जो है ये सॉल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू कम आएगी, किसके आगे, पी नॉट ए के आगे कम आएगी। तो ऐसा करते हैं, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसको इधर ले जाके घटा देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, और इसको उठा करके इधर ले आए, इसको लिख सकता हूँ मैं पी नॉट ए इंटू काई बी। आई होप ये समझ आ रही है बात। पी नॉट ए क्या था, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, और पी ए क्या है, सोल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा पी विल बी पी नॉट ए काई बी, डेल्टा पी विल बी पी नॉट ए इंटू काई बी। ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। डेल्टा पी क्या बताता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी क्या बताता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, कि कितनी लोअरिंग हुई है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बात को समझे, लोअरिंग जो है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना ही लोअरिंग हुआ करेगी। मतलब अगर आपने एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में 100 ग्राम नमक डाला तो कुछ लोअरिंग हुई थी, लेकिन 200 ग्राम डाल दिया ना तो लोअरिंग और ज़्यादा मिलेगी, और भी कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। और लास्ट फॉर्मूला जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी को डिवाइड कर सकते हैं किससे, पी नॉट ए से। अगर इसको डिवाइड कर दिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, काई बी के बराबर। इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यही 3 फॉर्मूले हैं राउल्ट्स लॉ के फर्स्ट फॉर्म में। दिस विल गिव यू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द सोल्यूशन। किसी भी लिक्विड का सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कैसे निकालना है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का, ये कोई भी लिक्विड रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या बताता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चीज़ है, देख ले ध्यान से, यही 3 फॉर्मूले, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए काई बी, एंड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, जिसको रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं, दिस विल बी इक्वल टू काई बी। मतलब मोल फ्रैक्शन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पता है आपको, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को ही हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं राउल्ट्स लॉ का सेकंड फॉर्म। राउल्ट्स लॉ के फर्स्ट फॉर्म में हमने किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना सीखा है, वो भी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। पर यहाँ पर अब हमारे पास 2 लिक्विड के मिक्सचर होंगे, मतलब दोनों का नेचर वोलेटाइल होगा, मतलब दोनों के पी नॉट वैल्यूज गिवन होंगे। पुराने वाले केस में केवल एक ही का पी नॉट वैल्यू दिया हुआ था, जो लिक्विड था। सॉलिड था तो उसके पी नॉट वैल्यूज नहीं दिए होते हैं, वो तो 0 होता है, क्योंकि वो वेपर नहीं बना पाते, वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। यहाँ समझे, राउल्ट्स लॉ का सेकंड फॉर्म, पहली बात ये वैलिड है ऐसे सोल्यूशन के लिए जिसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड फेज में होंगे। मतलब आपके पास एक सॉल्यूट है जिसको आपने बी से डिनोट किया, आपके पास एक सॉल्वेंट है जिसको आपने ए से डिनोट किया। दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होगा, दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, मतलब नेचर क्या होगा दोनों का, सर ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब जो अपना वेपर बना सके। तो कहीं पर अगर ये वाला लिक्विड रखा गया तो उसका वेपर प्रेशर, वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर की कुछ वैल्यू आएंगी। प्योर फॉर्म में जो वैल्यू आती है उसको पी नॉट लिखते हैं हम लोग, तो ये पी नॉट ए हो जाएगा। दिस विल बी गिवन टू यू एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर लिक्विड। लिक्विड ए के लिए ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ये वेपर्स नहीं बना सकता, इससे ज्यादा ये वेपर प्रेशर की वैल्यू नहीं दे सकता। इसमें देखें तो पी नॉट बी, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम फॉर दिस पर्टिकुलर लिक्विड। इस लिक्विड के लिए जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू आ सकती है वो है पी नॉट बी। अब क्या किया कि आपने इनको मिक्स कर दिया और सोल्यूशन बना दिया। जब आपने सोल्यूशन बना दिया ना, तो सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर आता है वो घट जाता है, हमने सीखा है, एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। याद है आपको राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म, यही तो कह रहा था, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर आएगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो अगर मैं पी ए निकालना चाहता हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
A, liquid A in the solution, तो that will be calculated using the formula P नॉट A का ये तो हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B निकालना चाह रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, P नॉट B का B, ये हो गया। देख लो मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों इंडिविजुअल लिक्विड्स के वेपर प्रेशर निकाल दिए। कौन से फॉर्मूले से, वही राउल्स लॉ का पहला फॉर्मूला कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जो आएगा उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल आएगा। पीए निकालना है काई के प्रोपोर्शनल, पीबी निकालना है काई बी के प्रोपोर्शनल। अब जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ द वोलेटाइल लिक्विड्स। इसका जितना पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसका जितना पार्शियल वेपर प्रेशर है, दोनों को जोड़ दो तो आपको सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। दैट विल बी पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। दिस इज व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल लेंगे। बच्चों इसके आगे देखिए, ये जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हमने निकाला है, इसको अभी मैंने 2 मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा है, मैं एक ही मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी इसको लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ काई जो होता है वो 1 माइनस काई बी होता है, काई बी जो होता है वो 1 माइनस काई होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी एस विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस काई ए, लिख सकता हूँ ना इस तरीके से। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसको लिख दिया मैंने पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए। आई होप ये बात तो समझ आ रही। पी नॉट बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने अलग कर दिया। यहाँ पर काई है, यहाँ पर काई है, काई ए को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं पहले। तो काई ए को कॉमन निकालने के बाद यहाँ से आएगा क्या, प्लस का पी नॉट ए और माइनस का पी नॉट बी। तो देखो मैंने सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को सिर्फ एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख दिया है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के टर्म में, ठीक है। इसको हम लिक्विड बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, ध्यान से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये है कि अगर आपने काई ए के टर्म में लिखा तो पहले पी नॉट बी आया, फिर पी नॉट ए आया, फिर पी नॉट बी आया, और साइन जो है प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप काई बी के टर्म में लिखना चाहते हो, है ना, तो शुरुआत होगा पी नॉट ए से, शुरू करेंगे पी नॉट ए से, फिर अगला आएगा क्या पी नॉट बी, फिर अगला आएगा क्या पी नॉट ए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर। ओके, तो बेसिकली हमने राउल्स लॉ के 2 फॉर्म्स कर लिए, ठीक है। पहले वाले फॉर्म में हमने क्या देखा था कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, मतलब वो बता रहा होगा कि किसी भी ऐसे सोल्यूशन में जिसके अंदर लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने मिलाया होगा, वहाँ पर वेपर प्रेशर जो लिक्विड का आएगा दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला पी नॉट ए काई ए। मतलब जनरली उसने ये बोला कि किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को निकालना चाहो सोल्यूशन के अंदर तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने दूसरे फॉर्म्स में किया। दूसरे फॉर्म में हमने क्या देखा कि अगर 2 लिक्विड हैं तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी होगा पी नॉट बी काई बी, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, जिसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि काई ए के टर्म में लिख सकते हैं या काई बी के टर्म में। अगर काई ए के टर्म में लिखना चाहते हो शुरू होगा पी नॉट बी से, फिर आएगा पी नॉट ए, फिर आएगा पी नॉट बी, प्लस और माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। एंड सिमिलरली अगर काई बी के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कि आप वेपर फेज कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो। वेपर फेज कॉम्पोजिशन, एक बात बताने दो मुझे कि जो राउल्स लॉ का पहला फॉर्म था, है ना, राउल्स लॉ के पहले फॉर्म में हमने क्या सीखा था कि एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, मतलब सॉलिड सब्सटेंस मिलाया, तो यहाँ जो वेपर बना होगा ना वो वेपर केवल एक ही लिक्विड का तो बन रहा होगा, तो जो वेपर बना उस वेपर फेज में केवल एक ही सब्सटेंस का वेपर मिलेगा। लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म है राउल्स लॉ का, राउल्स लॉ के सेकंड फॉर्म में आपने 2 लिक्विड को मिक्स कर दिया है, 2 लिक्विड मिक्सचर लिया है, और जब इसका वेपर फेज बन जाएगा तो उस वेपर फेज के अंदर 2 लिक्विड के वेपर मिलेंगे, ए के भी और बी के भी। तो जाहिर सी बात है एक सवाल ये बनता है, ये जो वेपर फेज अभी तैयार हुआ है इस वेपर फेज के अंदर ए के कितने वेपर्स हैं और बी के कितने वेपर्स हैं, मतलब इनका मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वेपर फेज कॉम्पोजिशन। तो मान लिया हमने ये वेपर फेज के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन वाई है, वेपर्स ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन वाई है, और वेपर्स ऑफ बी के मोल फ्रैक्शन वाई भी है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला सीरीज चल रहा है बच्चों, एक फास्ट ट्रैक फॉर्मूला सीरीज है जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले को समझाते हुए मैं आगे ले चलूँ, ठीक है ना। तो वाई ए का मतलब हो गया कि वेपर फेज के अंदर वेपर्स ऑफ ए का कितना मोल फ्रैक्शन, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दो। वाई भी निकालना चाह रहे हो तो बी के पार्शियल वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दो। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड आउट वाई ए एंड वाई बी, वेयर वाई ए इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर्स ऑफ ए, लिक्विड ए इन द वेपर फेज। ओके, तो पी ए को कैसे लिखते हैं हम लोग, पी नॉट ए काई ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस, और इसको कैसे लिख सकते हो पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस, राइट। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लोगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने
सोल्यूशन चैप्टर मतलब जो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है उसके रिगार्डिंग हमने 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट किया है, दूसरा राउल्ट्स लॉ कंप्लीट किया, राउल्ट्स लॉ के दोनों फॉर्म किए हैं और साथ में वेपर फेज कॉम्पोजिशन निकालने के मैंने 2 फॉर्मूले बता दिए हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि YA + YB, क्योंकि ये दोनों मोल फ्रैक्शंस हैं एक ही मिक्सचर के अंदर, तो इन दोनों का सम भी 1 आएगा, मतलब YA + YB भी 1 आएगा। So thank you very much. I hope you liked the video, and ये short video will be sufficient for you guys to quickly revise your chapter 2 class 12th solution chapter, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये 12th लेवल पे पढ़ रहे हो, CBSE के लिए पढ़ रहे हो, या बीएड कॉम्पिटिशन आपको जल्दी से एक फॉर्मुलेज चाहिए, आपके दिमाग में जल्दी से ये फॉर्मुलेज नहीं आ रहे, यू कैन गो थ्रू द वीडियोज, राइट। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो जो लोग खास करके यहाँ पर नए हैं इस चैनल पर, कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।